दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि आज संडे है, लेकिन एमसीक्यू आपके लिए लगातार लाया जा रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है, पेपर है, वो किसी का 12 तारीख को है, किसी का 9 तारीख को है, किसी का 19 तारीख को है। तो इसको देखते हुए आपके लिए एमसीक्यू लाया गया है। यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लगातार पढ़ाई और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। इस बार अगली बार की नौबत नहीं आनी चाहिए, इसी बार क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि वैसे भी प्राइवेट बंदे जो अप्रेंटिस है वो धीरे धीरे क्लर्क वैकेंसी निकाल दी है बैंकों ने। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अगली बार फिर सेम पोस्ट पे रहो और फिर क्योंकि तब प्राइवेट हो जाएगा तो फिर सेम ही पोस्ट पे रहेगा बंदा। तो इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ 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 पढ़ाई करिए। और जितने भी आपको मैं ये नहीं बोलता मेरे से पढ़ाई करो, आपको जो भी बंदा सही लगता है, जो भी चैनल से आपको जो भी मिलता है, उसको आप रट जाओ और पढ़ाई कर जाओ। ठीक है भाई। और प्रमोशन ले लो भाई, गुरु प्रमोशन ले लो। नहीं तो आगे फिर दिक्कत होने वाली है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आज नहीं कि कल ही दिक्कत हो जाएगी, आने वाले 2 साल 4 साल में। तो फिर अगर आप प्रमोशन ले गए, उसके बाद आप प्रमोशन मत लेना। उसके आगे तो मैं आपको बोलूँगा भी नहीं कि कितनी तंगी है, आप ये खुद भी जानते हैं। तो लेक्चरबाजी भाषणबाजी बहुत हो गई। तो मैं आज का जो सेशन है वो शुरू करता हूँ। आज की क्लास, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैश शॉर्टेज ऑफ रुपीज एंड अबव शुड बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। मान लिया जाए आप कैशियर हो, ठीक है भाई, आप हो कैशियर। सुन लेना, आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और टाइम भी लगेगा, शायद मेरे को लग रहा है 25 मिनट, क्योंकि मैं आज मेरे पास एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर रखा है मैंने, इसीलिए। क्योंकि क्वेश्चन कम से कम 30 तक क्वेश्चन है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के क्वेश्चन है, केवाईसी के क्वेश्चन है, तो आज ज़्यादा क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, कैश अगर शॉर्टेज हो जाता है तो कितने रुपए तक, अगर कैशियर ने कितने रुपए तक का कैश शॉर्ट हो जाता है मान लिया जाए, तो उसको फ्रॉड माना जाएगा कि भाई कैशियर बहुत फ्रॉड है। पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा है 10,000, तीसरा है नो सच लिमिट और चौथा 1,000। कि मतलब अगर 5,000 का शॉर्टेज हो जाता है कैश को, जब कैशियर बंद करता है, उसके साथ जॉइंट कस्टोडियन होता है जो कि कैश का जो मिलान करता है, जो साइन करता है अधिकारी, कितने रुपए तक का उस पर फ्रॉड का आरोप लगेगा कि ये तो फ्रॉड है, ये तो रुपए हजम कर जाता है बैंक के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10,000। अब आप बोलोगे सर वो अगर 5,000 खा जाएगा तो मिलान होगा ही नहीं। 5,000 तक थोड़ा मिस्टेक में आ जाता है। देखो मैं थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ ना, ऐसे तो आप हजम नहीं कर सकते बैंक के रुपए, लेकिन मैं आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर 10,000 रुपये तक का, 10,000 रुपये और 10,000 से ऊपर तक का अगर कोई भी कैशियर गबन कर जाता है, मिस्टेक हो जाती है उससे, तो वो मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, उसको माना जाता है सीधा क्या, फ्रॉड। 5,000 तक उसको मिस्टेक हो जाती है कि लेन देन में ऊपर नीचे हो गया हो, भले उसने भरने अपनी जेब से ही है, ऐसे नहीं है कि कोई और भरेगा, लेकिन उसको वहाँ पे फ्रॉड नहीं माना जाता है एज पर यहाँ पर थ्योरी के अनुसार, है ना। समझ गए भाई। 10,000 रुपये आप कैशियर बनोगे, इसलिए पहला क्वेश्चन डाल रखा है। अगला क्वेश्चन है द बल्क डिपॉजिट लिमिट फॉर रीजनल आरआरबी। कि जो आरआरबी होते हैं, जो ग्रामीण बैंक होते हैं ना, रीजनल रूरल क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होते हैं, उनका जो बल्क डिपॉजिट लिमिट है कितने तक का है। बल्क मतलब एक साथ। पहला ऑप्शन है 15 लाख, दूसरा है 50 लाख, तीसरा है 100 लाख। 100 लाख बोलेंगे हम 1 करोड़, है ना, 1 करोड़ बोल देंगे उसको ना। और तीसरा है 300 लाख। अगर मैं 300 लाख की बात करता हूँ तो ये 3 करोड़ हो जाएगा। कहीं आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट इतने लाख बोल रहे हो, 3 करोड़, ये हो जाएगा 1 करोड़। तो जो आरआरबी का बल्क डिपॉजिट है वो हो जाएगा आपका
1 करोड़ यानी 100 लाख एक साथ। जो बल्क मीन्स होता है ज़्यादा 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 से ज़्यादा, मैक्सिमम। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एक पाकिस्तानी क्वेश्चन आता है कि अगर पाकिस्तान का स्टूडेंट है तो वो अगर उसने अकाउंट खुलवाना है तो उसको वो किससे परमिशन लेगा। ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई, या जो वो बैंक है उस बैंक से परमिशन लेगा। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट अकाउंट खुलवा रहा है तो वो किससे परमिशन लेगा। पहला ऑप्शन है होम मिनिस्टर, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में दें कि सर वो इससे परमिशन लेगा। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई और जो निजी बैंक है, जो भी जिस बैंक के आप हो उस बैंक से परमिशन लेगा। आज थोड़ा क्लास लंबी होगी, मैंने बोला आज थोड़ा संडे है तो थोड़ा जो मेरे माइंड में आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, कहीं तो गाली भी देते होंगे कि यार इतने लंबे खींच लेता है। नेक्स्ट, इसका आंसर था इसका इसका तो क्वेश्चन ही नहीं बताया मैंने आपको, आंसर कहाँ से आ जाएगा। इसका क्वेश्चन है कि अगर वन कैन रिमिट अप टू रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन टू द बेनिफिशियरी रेसिडिंग इन नेपाल प्रोवाइड द सेंडर है वो, ठीक है। सेंडर मेंटेन्स अकाउंट वाइड एनी NEFT एनेबल बैंक ब्रांच इंडिया। कि अगर कोई भारतीय नेपाल में रुपए सेंड कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो कितने रुपए तक का NEFT कर सकता है। पहले NEFT 50,000 था ना, पहले का बताया था मैं, जो पहले वाला तो 50,000 था। दूसरा ऑप्शन है 1 लाख, दूसरा है 2 लाख और तीसरा है 5 लाख। तो वो 2 लाख तक का, अगर मैं नेपाल की बात करता हूँ तो NEFT 2 लाख तक का वो कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द UPI ट्रांजेक्शन लिमिट पर डे इज़ रुपीज़ डैश एज पर NPCI। अगर जो NPCI है उसके अकॉर्डिंग UPI में आपका जो पर डे का जो ट्रांजेक्शन का लिमिट है वो कितना है पर डे का। पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा है 5,000, तीसरा है 1 लाख और चौथा है 2 लाख। तो अगर मैं UPI ट्रांजेक्शन की बात करूं यहाँ पे, कहाँ पे, पर डे का, वो है 1 लाख रुपए। अगर आप UPI से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप एक दिन में 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अभी आगे सुनिए ज़रा। और पूरे दिन में आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 5 ट्रांजेक्शन पर डे। रुपए 1 लाख ही होंगे, लेकिन आप 5 बार में कर सकते हैं उसको। 5 बार में कैसे, 20 20 20 20 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपको कि मान लिया जाए ये तो UPI के ट्रांजेक्शन है। अगर आप PNB से हो, अगर आप SBI से हो, अगर आप यूको बैंक से हो, कोई किसी बैंक से हो, और आपकी कोई अपनी ऐप है, क्योंकि बैंकों की अपनी ऐप तो होती है। अगर आपकी कोई अपनी ऐप है तो आप उस अपनी ऐप से एक दिन में कितनी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15 और चौथा 7, ठीक है। अगर आपकी समझ में आ गया हो क्वेश्चन, तो अगर आप अपने बैंक की जो ऐप है उससे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक दिन में कितनी बार, इसमें तो 5 टाइम है ना। आप UPI से कर रहे हो तो 5 टाइम है, लेकिन ये तो UPI की है ना, ये तो, लेकिन जो आपके अपने बैंक की है उससे आप कितनी बार कर सकते हैं। इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। और यहाँ पे तो 1 लाख है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि एज पर RBI द डेली IMPS ट्रांजेक्शन लिमिट रुपीज़ फॉर इंडिविजुअल। इसमें किसी को कोई समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए। फिर आपको मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो 5 लाख रुपए है ना IMPS का। लेकिन अब सुनो क्वेश्चन, आपने IMPS कर दिया 5 लाख का, आपका एक बार में चार्ज कितना कटेगा। आपका कितना चार्ज कटेगा, बैंक टू बैंक आप अपना बता सकते हैं कितना चार्ज कटेगा।
क्योंकि चार्ज तो लेता है। अगर आपने IMPS किया है तो ये 100% चार्ज लेगा। चार्ज कितना कटेगा ये भी आज आपका क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन निकलते जाएंगे। ठीक है, पर आप बोलोगे सर आपने तो आज क्वेश्चन ही बहुत पूछ लिए। अगला है, इसलिए मैं बोला बहुत आज मेरे पास क्वेश्चन भी ज़्यादा है वैसे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ KYC प्रोसीजर, कि जो हम नो योर कस्टमर करवाते हैं KYC का जो प्रोसीजर है वो उसका प्राथमिक कार्य क्या है, मतलब उसका प्राथमिक कार्य है क्या। पहला ऑप्शन है टू एसेस क्रेडिट रिस्क, की जो क्रेडिट जो रिस्क होता है उसको एसेस करना। टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर, की कस्टमर की पहचान को वेरीफाई करना। और तीसरा है कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट को परीक्षण करना। और चौथा है मैनेज इंटरनल ऑडिट्स, कि जो ऑडिटर आते हैं उनका मैनेज करना। तो ये तो बहुत साधारण सा हो जाएगा कि वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट्स इज कॉमनली रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन इन KYC, KYC के लिए कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, जो कॉमन जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी नहीं, जो कॉमन होता है। पहला ऑप्शन है यूटिलिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंटल एग्रीमेंट या बैंक स्टेटमेंट। तो KYC के लिए इनमें से जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास वो होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी आता है कि OVD होती है, KYC करते हैं हम OVD, उसमें टोटल कितने वैलिड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितने डॉक्यूमेंट लगता तो एक ही है, लेकिन कितने वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो OVD में काम आते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कितने हैं। हो सके तो उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। इसका आंसर है ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म PEP स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ AML, कि जो AML का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, अगर मैं AML की बात करता हूं तो उसको कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में PEP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। पहला ऑप्शन है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, दूसरा है पॉलिटिकली इलेक्टेड पर्सन, तीसरा है पर्सनली एम्प्लॉयड, चौथा है प्रोफेशनली एम्प्लॉयड। यहाँ पे पर्सन भी था, पर्सन टाइप नहीं हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा PEP का मतलब होता है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। और जो पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल होता है, जो मतलब आदमी होता है पॉलिटिशियन, वो कौन से रिस्क में आता है, लो, मीडियम और हाई। इसका आंसर भी आप बता दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ AML फ्रेमवर्क, कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क में नहीं आता। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि जब धोखाधड़ी हो जाता है तो उसको रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो उसको रोकने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क होता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन और रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज। तो इसका करेक्ट आंसर होता है कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं करता, वो कस्टमर की हरकत को नजर रखता है, ट्रांजैक्शन पे मॉनिटरिंग करता है, और जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज होती है कि अगर आप किसी भी फंडिंग को गलत तरीके से फंड कर रहे हो तो उस पर नजर रखता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द फुल फॉर्म ऑफ CDD, कि जो CDD की जो फुल फॉर्म है वो AML में क्या है। CDD की फुल फॉर्म, पहला ऑप्शन है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, दूसरा है
कस्टमर डाटा डेवलपमेंट, तीसरा है क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस और चौथा है क्लाइंट डाटा डिस्क्लोजर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर केवाईसी नॉर्म्स विच टाइप ऑफ कस्टमर is considered higher risk and requires enhanced due diligence। केवाईसी के नॉर्म्स में ऐसा कौन सा जो कस्टमर है जो कि हाई रिस्क में आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सैलरी, जो सैलरी पर्सन होता है, जो जिसकी सैलरी आती है। दूसरा होता है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, जो पॉलिटिशियन होता है वो। तीसरा है रिटायर्ड इंडिविजुअल, जो रिटायर होता है। चौथा है स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया भी था ऊपर कि जो हाई रिस्क में आता है वो आता है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनिम CTR स्टैंड फॉर इन AML। कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें CTR की फुल फॉर्म क्या होगी, ये तो आपको आती है वैसे भी। पहला है कस्टमर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, दूसरा है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तीसरा है कैश ट्रांसफर रिपोर्ट और चौथा है करेंसी ट्रांसफर रिपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। और आपने मेरे को बतानी है, ये तो CTR की फुल फॉर्म, आपने मेरे को बतानी है STR की फुल फॉर्म। STR की क्या फुल फॉर्म होगी? SLR की नहीं पूछ रहा मैं ना, STR की पूछ रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है सॉरी, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज दैट मे नीड टू रिपोर्टेड अंडर AML रेगुलेशन। कि इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सस्पिशियस है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, जो उसके नियमों के अनुसार। ठीक है, उसके नियमों के अनुसार कौन सा ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी है। पहला है लार्ज कैश डिपॉजिट इनकंसिस्टेंट विद द कस्टमर प्रोफाइल। कि अगर कोई कस्टमर है उसके खाते में अगर ज्यादा रुपए आ जाते हैं तो वो सस्पिशियस हो जाता है। सस्पिशियस होता है कि आपने उस पर डाउट करना है। दूसरा है रेगुलर सैलरी डिपॉजिट, जैसे आप और हमें जो सैलरी हमारी आती रहती है। नेक्स्ट विड्रॉल फ्रॉम ATM, जो ATM से रुपए निकालते हैं। और चौथा है पेमेंट्स फॉर यूटिलिटी बिल्स, कि जो यूटिलिटी बिल्स की जो पेमेंट होता है वो आता है सस्पिशियस में। इन चारों में से कौन आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कि अगर आपके खाते में इनकंसिस्टेंट रुपए जमा हो रहे हैं, लार्ज रुपए जमा हो रहे हैं, तो आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उनका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का काम यही है बस। ठीक है भाई, तो सेशन वैसे आज मेरे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा लाया था मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहीं पे आज सेशन को एंड कर दूं, क्योंकि मैंने कहीं जाना भी है और आज संडे भी है। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ मेनू ऑप्शन है और कुछ फुल फॉर्म भी है और कुछ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के भी क्वेश्चन है। क्योंकि मेरे को कहीं अभी जाना है तो इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं और आज संडे को भी आपको क्लास दे देता हूँ। फिर मिलेंगे कल एक और नई कक्षा के साथ, एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। थोड़ा सॉरी, क्योंकि और भी थे मेरे पास क्वेश्चन, कम से कम 15-20 आज मैं सोचा था, लेकिन अब मेरे को थोड़ा बुलावा आ गया है और टाइम बहुत लगता है ना। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।